अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज़ अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और कुछ हिस्ट्री के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये बेसिकली आपको जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर है और कंप्यूटर का सीपीयू जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होती है, और जितने जो सोर्सेज हैं, हार्डवेयर सोर्सेज, उनकी वर्किंग को किस तरह से मैनेज किया जाता है, प्रोसेसर जो है उसकी स्केजुलिंग किस तरह से की जाती है, जॉब उसके पास कोई जॉब्स आती हैं या कोई एप्लीकेशंस को उसने रन करना होता है, तो उन सबको जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करवा जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री देखते हैं कि सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो एक्चुअली है क्या था। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था वो 1956 में आईबीएम मैन्युफैक्चर कंप्यूटर उन्होंने बनाया। वो एक सिंगल सिस्टम था, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि जस्ट एक ही जब जॉब जो है, कोई भी जो एक एप्लीकेशन है उसको रन करता है। आजकल जो आपने देखे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स आगे हम कमिंग आज के लेक्चर में हम स्लाइड्स में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको डेवलप किया था आईबीएम ने। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसको डेवलप किया गया था 1956 में। तो इट वाज क्रिएटेड बाय जनरल मोटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1956 50 वर कॉल्ड सिंगल स्टीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था 1956 में, वो आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरह से है, इसमें हम डिफरेंट जो जॉब्स होती हैं, डिफरेंट जो अपने प्रोग्राम्स होते हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ क्यू अरेंज कर देते हैं, ताकि ये जो प्रोग्राम ये पहले रन हो, उसके बाद ये प्रोग्राम रन हो, उसके बाद ये प्रोग्राम रन हो। हम खुद से जो है वो एक पंच कार्ड जो है उसमें प्रोग्राम जो है इंटीग्रेट कर देते हैं और वो मशीन में इंसर्ट कर देते थे। तो वो मशीन जो है उस पंच कार्ड की जिस ऑर्डर में आपने प्रोग्राम्स उसको प्रोवाइड किए जाते थे, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको रन या एग्जीक्यूट कर रही होती थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सबसे पहले आपको जो इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो आप में से कोई डिफाइन कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? जी, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर है इसकी फर्दर दो कैटेगरीज की जाती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो कि यूजर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनकी उसको सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं। जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, ताकि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी एक मोबाइल अगर आप न्यू परचेज करते हैं, जब आप उसको ओपन करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो ऑलरेडी उसमें एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब अपने आपका एक लैपटॉप है, इसमें अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आपने इंस्टॉल करना है, आपने एम एस वर्ड इंस्टॉल करना है, आपने कोई प्रोग्रामिंग कर लिए सी प्लस प्लस के लिए या फिर असेंबली लैंग्वेज के लिए, अगर आपने उसमें कोई ट्रांसलेटर या जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग उसके सिस्टम जो लिए सॉफ्टवेयर होता है। तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को, उसके सॉफ्टवेयर सोर्सेज जो होते हैं उनको मैनेज करता है, और एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और इसके अलावा जितने भी जो कॉमन सर्विसेज हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की, आपके किस तरह से कंप्यूटर के अंदर आपने डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है, उसकी सारी हैंडलिंग जो है, डाटा जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कैसे आपने आउटपुट करवाना है, डाटा को प्रोसेस किस तरह से करना है, प्रोसेसर की स्क्वेजनिंग किस तरह से होगी, कौन सी जॉब पहले, यानी कि अगर आप एक टाइम पे अगर आपने 5-6 प्रोग्राम रन कर लिए, तो प्रोग्राम जो है उनको प्रोसेसिंग किस तरह से जो है प्रोसेसर की सीपीयू कर रहा होगा, उसको मैनेज जो कर रहा होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है।
तो अगर हम इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? विंडोज जो है, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स में जब वो विंडोज इंस्टॉल करते हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा यूनिक्स है, ठीक है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ और एंड्रॉयड जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइनस शो किए गए हैं कि विंडोज़ है, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो आप जो iOS जो इंस्टॉल करते हैं आप, ठीक है, ये सारी के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सोर्सेज को मैनेज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और एक यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि एक यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सके। ये सिंपल डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अगर हम स्टूडेंट एक आर्किटेक्चर देखें, एक कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर देखें, तो यूज़र जो हैं वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं। यूज़र जो हैं वो अपने कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन जो है उसको मैनेज बैकएंड पे कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, और ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन के बाद वहाँ से जो आउटपुट जनरेट होगी उसको ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मिडलवेयर है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कुछ भी हार्डवेयर पर अगर आपने कोई कुछ एप्लीकेशन को रन करना है, तो उसको रन करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। देन जो है वो फिर आप कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर पर रन करेंगे और उसके जो रिजल्ट जनरेट होंगे वो यूजर्स को रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है कि किस तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब कर्नल क्या है? इट टाइज ऑल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टुगेदर एंड रेगुलेट अदर प्रोग्राम। बेसिकली जो कर्नल जो है ये ऑल टाइम पर एक कंप्यूटर पर रन होने वाला प्रोग्राम है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप अपना एक कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें एक प्रोग्राम जो है वो जब तक आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं करते, एक प्रोग्राम जो है कंटिन्यूसली रन हो रहा होता है बैकएंड पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से कर्नल जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो कि रन हो रहा होता है बैकएंड पर। इट डिटरमाइन विच प्रोग्राम गेट एक्सेस टू द विच हार्डवेयर सोर्सेज। बेसिकली इस ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है का पार्ट कर्नल जो है ये डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो हार्डवेयर सोर्सेज को करना चाह रहे हैं और कौन कौन से उनको हार्डवेयर सोर्सेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। इट अल्टर्स अदर प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो डिफरेंट और अदर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें चेंज वगैरह करने के लिए भी हमें एक बैकएंड पे कर्नल जो है वो यूज करना पड़ता है। तो कर्नल जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखेंगे फंक्शन, मेजर फंक्शंस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल क्यों करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस। आप जब मोबाइल ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है मोबाइल में जो इंस्टॉल है, लैपटॉप्स वगैरह में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, आप उन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स या कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा को प्रोसेस करने के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, फर्स्ट काम। सेकंड जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है रन प्रोग्राम। आपने कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोग्राम जो है उसको नहीं रन कर सकते कंप्यूटर के हार्डवेयर पर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, लेट्स सपोज आप एटीएम मशीन है, वो एक हार्डवेयर मशीन है, तो आपने उसको अगर उसके थ्रू वर्किंग करनी है, उसको थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपको एटीएम के लिए एक रियल टाइम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आपने जब एटीएम यूज़ करते हैं एक एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही होती है, वो एप्लीकेशन जो है वो बैकएंड पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है। जो बैंक का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको भी एटीएम मशीन में इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कोई भी प्रोग्राम आपने जितने भी जो प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं उनको रन करना है, तो उसको जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को रन करने के लिए हम ये देखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम जो है वो रन होता है, एग्जीक्यूट किस तरह से हो रहा होता है, वो सीपीयू में जो है उसकी स्केजुलिंग किस तरह से की जाती है इन डेप्थ। अभी जस्ट हम इसके फंक्शन मेजर फंक्शन देख रहे हैं कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम को रन करता है, फिर मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस।
इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से डाटा कैसे सीपीयू में लेके आना है, उसको प्रोसेसिंग के बाद कैसे आउटपुट करना है, हार्डवेयर को, कीबोर्ड कैसे मैनेज करना है, माउस को कैसे मैनेज करना है, मॉनिटर कैसे मैनेज करना है, सीपीयू के जो अदर कंपोनेंट्स को मैनेज जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। फिर ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्टोरेज, आपने देखा होगा कि हमारे जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो विंडोज़ है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको बेहतर फाइल की ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स आपके पास पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव्स जो है वो प्रोवाइड करती है कि हार्डवेयर कि अगर आपने ड्राइव्स बनानी है तो आप ड्राइव्स बना लेते हैं। फिर उसमें आप इंडिविजुअली फ़ोल्डर्स बना लेते हैं, ये मेरा एजुकेशन का सॉफ्टवेयर फ़ोल्डर है, ये मेरा एंटरटेनमेंट का है, ये अदर्स जो है वो फ़ोल्डर्स डिफरेंट टाइप के फ़ोल्डर्स हैं। उन फ़ोल्डर्स में फिर आप फाइल्स जो है वो सेव, तो अगर इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा सेव किया होगा कंप्यूटर में बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ वगैरह, तो फिर आपको उसको जो है वो मैनेज करना, उसको व्यू करना, उसको अपडेट करना ईज़ी होगा, सर्च वगैरह करना ईज़ी होगा। तो फाइल स्टोरेज को ऑर्गेनाइज़ जो किया जाता है बैकएंड पे, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो ये मेजर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है? प्रोवाइड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट किस तरह से होगी? मैनेज सिस्टम मेमोरी, इस मेमोरी में आपकी रैम भी आ जाती है, रोम भी आ जाती है, और आपके जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को ये मैनेज कर रहा होता है, ठीक है? मैनेज प्रोसेसिंग टास्क, जो भी कोई भी टास्क जो कि कोई भी जो प्रोसेसिंग टास्क है, ठीक है? जब आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसके बैकएंड पे किस तरह से सीपीयू उसको मैनेज कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग को, वो भी बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हो रहा होता है। तो कंट्रोल एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज, अब आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको डिफरेंट हार्डवेयर सोर्सेज भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर सोर्सेज भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, ठीक है? तो उन सोर्सेज को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। इसके अलावा मैनेज फाइल्स जो है, तो ये कुछ मेजर फंक्शंस में हैं। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये मेजर वो फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डज मीन अ रियल टाइम? रियल टाइम से मुराद क्या है? यानी कि आपके पास किसी जो स्पेसिफिक टाइम आपने दिया होगा किसी एक प्रोग्राम को रन होने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं हम उसे हम नाम देते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा किसी एग्जांपल इस तरह से है कि आप जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट में एक जो एक्शन परफॉर्म करना होता है वो एक स्पेसिफिक जो टाइम आपने उसे प्रोवाइड किया होता है, जो लिमिट बताई होती है उसी लिमिट के अंदर उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। या मिसाइल्स जो है या फिर जितनी भी जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो है, ये सारी डिवाइसेस जो हैं इनको इनको जो है मैनेज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा, ठीक है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस ये जो है वो, अगर हम इनके साइज के लिहाज से देखें तो स्मॉल होंगे लेकिन फास्ट होंगे। इसका जो कोड हमारा होता है वो ये बहुत फास्टली वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें टाइम बहुत स्पेशल डोमेन है कि इसमें हमें टाइम को मैनेज करना होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वेरी फास्ट स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्ट इनटू अ डिवाइस। जो सी डिवाइस, अगर लेट्स सपोज आपने एक वो रोबोटिक कार बनाई है, तो उसके हार्डवेयर पर ही बिल्ट इन हम जो है चिप पर ही इसे इंस्टॉल करते हैं। तो जो डिवाइस है, एटीएम मशीन है या फिर मेडिकल मशीन है या फिर इंडस्ट्रियल को सिस्टम बनाया या रिबोट्स है, उसकी जो चिप होगी उसके ऊपर ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसलिए इसे बिल्ट इन डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। तो टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक टाइम, जो भी स्पेसिफिक टाइम उस टाइम में टास्क रिस्पॉन्ड होंगे, तो रिस्पॉन्ड क्विकली टू द यूजर इनपुट। यूजर जब कोई इनपुट देता है तो ये क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही नाम लेते हैं। तो इस एग्जांपल्स में बताइए कि ये जो हम मेडिकल डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, रिमोट्स में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में, जो ऑटोमेटेड मिसाइल्स हैं या ऑटोमेटेड जो आपके व्हीकल्स हैं उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं, ये एटीएम मशीन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इसे हम एम्बेडेड सिस्टम का नाम भी देते हैं। आगे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है? देखिए नेम से रिप्रेजेंट है कि एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का मतलब ये है कि एक यूजर है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक जो एक यूजर जो उसको कोई टास्क प्रोवाइड करता है तो वो एक टास्क ही जो है वो
परफॉर्म कर सकता है, एक टास्क जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम। जैसा कि अगर आप एम एस डोस देखें, अगर आपने विंडोज जो है उसमें बाय डिफॉल्ट एम एस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, तो एम एस डोस जो है यहाँ पर हम कोई भी जब कमांड लिखते हैं तो एम एस डोस को हम जो यूज कर रहा है वो एक ही पर्सन यूज कर सकता है, एक ही यूजर यूज कर सकता है। और उस पर जो हम एक कमांड लिखते हैं, जब वो कमांड एग्जीक्यूट होती है, नेक्स्ट फिर हम कमांड पे देते हैं तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? तो एम एस डोस, ठीक है। और मोबाइल जो है, मोबाइल जो है ये लैपटॉप्स, विंडोज एंड पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी हमारे पास सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या मोबाइल जो होता है वो भी आपका एक पर्सन है, एक ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके अंदर हमारे इंस्टॉल किया होता है। एक लैपटॉप है, उसके अंदर भी जो है वो एक ही पर्सन उसको यूज कर रहा होता है। तो टेक अप लिटिल स्पेस ऑन डिस्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रन ऑन इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर रिक्वायर्ड नहीं होते सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सेकंड जो टाइप है वो सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन के एक यूजर जो है वो एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, एट ए स्पेसिफिक टाइम जो है। एक अगर एक सिंगल यूजर एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर ले, मोर देन 2 टास्क परफॉर्म करे, तो उससे हम सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि हम जितने भी जो विंडोज विंडोज जो है, विंडो एक्सपी कह लें, विंडोज विंडोज 7, विंडो 8, जो भी विंडोज हैं, ये सारी की सारी हमारी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन के एक यूजर एक से ज्यादा जो है वो टास्क इसमें परफॉर्म कर सकता है बाय यूजिंग दीज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो है वो सेम टाइम पे आपको एम एस ऑफिस का प्रोग्राम आपने रन कर लिया, आप जो है वो इसके अलावा जो है वो आप लेट्स सपोज की कुछ यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हैं, आपने पीडीएफ का कोई सॉफ्ट पीडीएफ में कोई फाइल ओपन कर ली, उसको अपडेट कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे मल्टी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसे हम मानते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो रिक्वायर एक्सपेंसिव कंप्यूटर, परफॉर्म टास्क इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टेंड टू बी कम्प्लेक्स, ये कंपैरेटिवली कम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर नेक्स्ट जो है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन के मल्टीपल यूजर जो हैं वो सेम टाइम पे 2 और मोर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नाम देते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि अगर आपने एक सर्वर है, सर्वर पे आप कौन सा सिस्टम इंस्टॉल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, सर्वर के ऊपर जो है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसने बहुत से क्लाइंट्स कंप्यूटर जो होते हैं उनको सेम टाइम पे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो बहुत से टास्क जो हैं वो डिफरेंट टास्क आपके जो हैं वो रन हो रहे होते हैं सर्वर के ऊपर। तो सर्वर जो है वो आपको सर्वर पर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मैनी यूजर कनेक्ट टू वन कंप्यूटर, ईच यूजर हैज अ यूनिक सेशन। तो आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो एक स्पेसिफिक सेशन जो होता है वो मेंटेन होता है, उसी में एक यूजर जो है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, रिक्वेस्ट भेजा होता है, उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके सर्वर उसका रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो ये यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेंटेनेंस कैन बी इजी, इनको मेंटेनेंस करना इजी है। रिक्वायर्स अ पावरफुल कंप्यूटर, इसके लिए हमें ज़्यादा बेहतर जिनके मेमोरी रैम जो है और प्रोसेसर जिनके ज़्यादा एडवांस होते हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सेम टाइम पे मल्टी टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ द नेटवर्क कनेक्शन टू द सर्वर इज ब्रोकन द यूजर कैन नॉट डू एनी वर्क इन द एप्लीकेशन ऑन द सर्वर, ठीक है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि आपके पास ये यूजर वन है, उसका एक कंप्लीट सेशन है, वो कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है सर्वर के साथ। ये यूजर टू है, इसका कोई एप्लीकेशन कोई डिफरेंट एप्लीकेशन है वो कोई रन कर रहा है सर्वर का, तो इनके अपने एक सेशन मेंटेन होंगे। और इसको यहाँ पर सर्वर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा ये मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब हमने बात की थी कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यूजर इंटरफेस स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिक 2 टाइप्स के हैं यूजर इंटरफेस हमारे। एक इंटरफेस कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस, द सेट ऑफ पैटर्न यू सीन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द यूजर इंटरफेस।
ठीक है, इसे हम यूजर इंटरफेस का नाम देते हैं। हाउ अ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, उसके लिए हमें कोई ना कोई यूजर इंटरफेस जो है वो हमारा होगा। रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट, तो दो टाइप के आपके पास यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन इंटरफेस है, या जो विंडोज़ है या एंड्रॉयड है या OS X है या जॉमन या फिर KDE है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये ग्राफिकल हैं, क्योंकि आपको कोई ग्राफिकल एक ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर होगा, और आप जो जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो यूजर यूजेस अ माउस टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट, हम एक माउस जो है ये कर्सर को यूज करते हैं, और यूज अ डेस्कटॉप मेटाफर। तो इस डेस्कटॉप पर हमारा एक ओपन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा विंडोज है जो हम लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, इसमें ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो भी, और जो भी आपने डाटा जो है वो अगर आपने यहाँ पर कॉपी किया होता है तो वो भी, उन मेटाफर्स को या जो आपके पास डाटा पिक्चर ऑब्जेक्ट हैं उनको अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो बैकएंड पे वो प्रोग्राम जो है रन होते हैं और एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो शॉर्टकट्स ओपन प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट कि हमारे पास यहाँ पर जो, चाहे एंड्रॉइड में आपने जब कोई एप्लीकेशन जितनी भी इंस्टॉल की होती है उनके शॉर्टकट्स जो है वो स्क्रीन पर शो हो होते हैं। तो इस तरह से अगर लैपटॉप में अब आपने यूज़ किया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट्स होते हैं प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। तो टास्क स्विचिंग भी आपको ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मेन क्या आपने लेट्स सपोज के जो है वो जूम आपने रन कर रहे हैं, तो आप जूम को जो है वो इसमें एक विंडो ओपन होती है, उसमें आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो टास्क आप स्विच कर सकते हैं, एक टास्क को आप मिनिमाइज कर लें, दूसरे टास्क टास्क पे आप स्विच कर लें। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ये जो है वो डायग्रामेटिकल इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि आपके पास यहाँ पर हम देखेंगे आपका ग्राफिकल जो यूजर इंटरफेस है ये आपको एक डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटाफॉर्म्स होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप जब डबल क्लिक करते हैं तो बैकएंड पे जो अगर आपने कोई प्रोग्राम वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है वो फिर ओपन हो जाता है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सेकंड जो स्टूडेंट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग इंटरफेस है। ये आपका सबसे जो स्टार्ट पे कंप्यूटर जब हमारे थे, ठीक है, तो उस टाइम पर यूजर ग्राफिक इंटरफेस नहीं था। उस टाइम पर स्टार्ट पे जो है वो डॉस को या लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि आपने कोई भी अगर एप्लीकेशन रन करनी है तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको जो है वो कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, उन कमांड्स को जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि MS DOS जो हम असेंबली लैंग्वेज की जब लास्ट सेमेस्टर हम वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उसमें MS DOS में आपने किसी भी एप्लीकेशन किसी भी असेंबली के प्रोग्राम को रन करना होता था तो उसमें आप कमांड लाइन्स लिखते थे, कमांड्स कुछ लिखते थे उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो स्टूडेंट जो कमांड लाइन इंटरफेस है यहाँ पर आपको कमांड्स प्रमोट करनी पड़ती हैं और इन कमांड्स को आपको याद रखना पड़ता है। तो यूजर मस्ट रिमेंबर ऑल कमांड्स इंक्लूड इन ऑल GUI फास्टर देन GUI। तो याद रखिएगा कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये कंपैरेटिवली फास्टर होता है, लेकिन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आपका इजी होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। कमांड लाइन इंटरफेस की ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे आपने जब कमांड प्रमोट आप ओपन कर सकते हैं, आप सर्च में जाएं वहां पर आप CD लिखेंगे तो कमांड प्रमोट इस तरह से ओपन होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ना आपकी विंडोज में जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं। तो विंडो में ये इंटीग्रेट है कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अलावा जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके दो इंटरफेस यूजर इंटरफेस होते हैं। एक जो है वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है और दूसरा जो है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो इन दोनों के जो है वो अपनी एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं। अगर हम बात करें कमांड लाइन की, तो कमांड लाइन जो है ये आपको फास्ट है कंपैरेटिवली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। दूसरा कमांड लाइन जो है इसमें आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग से मुराद ये है
कि आप ना एक फाइल बनाएं, उसमें मेंशन करें कि ये टास्क मैंने पहले परफॉर्म करना है, ये सेकंड टास्क, ये थर्ड टास्क, ये फोर्थ टास्क है। स्क्रिप्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर आप विंडोज में इस तरह से, या जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आपको फैसिलिटेट नहीं करता स्क्रिप्टिंग जो है, टेक्निक जो है। उसमें वन बाय वन आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आप एक प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, फिर आप सेकंड कमांड खुद से जो है आपको रन करनी पड़ती है, फिर वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है। ये कुछ इनमें जो है वो डिफरेंस है कमांड लाइन में और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। एक थर्ड डिफरेंस है जो है वो ये है कि कमांड लाइन में आप एक प्रोग्राम जैसे जब रन होगा, देन जो है कमांड जब एग्जीक्यूट होगी, देन आप सेकंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि सिंगल टास्क आप परफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आपको मल्टीटास्किंग प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि आप सेम टाइम पे बहुत से प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम्स को रन किस तरह से करता है, रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कैसे फैसिलिटेट कर रहा होता है एप्लीकेशंस को। तो मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन सपोर्ट। फर्स्टली आप देखिएगा कि जब भी आपने किसी भी प्रोग्राम को रन करना होता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। आप लेट्स सपोज के MS वर्ड जो है जो आपने इंस्टॉल किया है, उसे आप डबल क्लिक करते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं, एक्चुअली सिस्टम कॉल्स जो है वो जनरेट होती है, जो कि बता रही होती है प्रोसेसर को, प्रोसेसर की कंट्रोल यूनिट को, CPU को, कि एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सिस्टम कॉल ये एक्चुअली प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स, जिसे हम सिस्टम कॉल का नाम देते हैं। तो शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं उनके में एक प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी दूसरे प्रोग्राम से शेयर भी कर सकते हैं। मीन कि अगर आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आप वो जो डाटा है उसको आप पावर पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कॉपी एंड पेस्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट्स की आप लिंकिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जब हम एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें हम लाइब्रेरीज जो होती हैं उनके साथ अपने प्रोग्राम को लिंक कर रहे होते हैं। तो वो लिंकिंग की जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैकएंड पे जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है। ठीक है, लिंकिंग और एम्बेडिंग जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इनहेंस करना है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप देख ली, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर फंक्शन देख लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपने उसकी कैपेसिटी को इनहेंस करना है तो कैसे इनहेंस कर सकते हैं? बाय यूजिंग यूटिलिटीज। यूटिलिटीज प्रोवाइड्स सर्विसेज नॉट इंक्लूड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो है वो कंपनीज ने उसमें इंक्लूड की हुई हैं। लेकिन अगर आप उसमें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ और जो है वो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, ठीक है, आपने कंपैरिजन के लिए जो है वो विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, फायरवॉल जो है वो आपने जो है उसको एक्टिव करना है, स्क्रीन सेवियर जो है, तो ये यूटिलिटीज हैं। इन इन प्रोग्राम्स को हम यूटिलिटी प्रोग्राम का नाम देते हैं, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेसिटी को, इसकी जो सर्विसेज हैं उसे एनहेंस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट और यूटिलिटीज क्लियर हो गया। अगर आप फर्स्ट हमने देखा कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एनहेंस करना है तो हमें कुछ यूटिलिटीज जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। और यूटिलिटीज बेसिकली वो सर्विसेज या प्रोग्राम्स हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इंक्लूड नहीं होते, लेकिन उसकी उसकी जो एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड द पीसी। तो प्राइस इनकी वेरी कर रही होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं यूटिलिटीज के। अब सेकंड जो है वो अगर आपने इनहेंसिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आप कैसे कर सकते हैं? आप जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसको आप जब इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये आपके जितने भी जो एरर्स वगैरह होते हैं या बग्स वगैरह होते हैं या फिर जो वायरसेस होते हैं उनको फाइंड करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। एडवांस्ड एंटीवायरस आल्सो रिकवर डाटा। कुछ ऐसे भी है एंटीवायरस मौजूद है जो कि आपके डाटा को रिकवर भी कर सकते हैं। उनके वायरसेस तो अक्सर जो इन्फेक्टेड डाटा होता है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो है MCA3 एंटीवायरस प्लस, ये काफ़ी जो है वो इन है, जो हम मोस्टली विंडोज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्टन है, इसके अलावा जो है वो एवास्ट है। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का भी अपना डिफेंडर मौजूद है।
जो कि एज ए जिसको हम अगर डेली बेसिस पर अपडेट करें तो वो भी काफ़ी हद तक हमारे सिस्टम को इंटरनेट के वायरस और यूएसबी वगैरह के थ्रू जो वायरस आता है उससे हमें उसको जो है वो सिक्योर कर रहा होता है। तो मोस्ट भी ऑपरेटेड रेगुलरली। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन फाइल्स। कंप्रेस और डीकम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि विमटार है या जिप 7-zip है, ये हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ अगर आपने कुछ करना है डाटा कंप्रेस हम क्यों कर रहे होते हैं? जब आप इंटरनेट पर डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है उसको अगर लेट्स सपोज आपने कोई 10 या 20 फाइल्स या 50 फाइल्स सेंड करनी है तो आपने ईमेल करनी है, तो आप वन बाय वन फाइल को जो है वो सेंड करने की बजाय अगर आप उनको एक ही फोल्डर के अंदर जो है विंडोज करते हैं तो उससे आपकी फाइल जो है एक तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका टाइमली जो है वो डाटा सेंड हो जाएगा। और दूसरा ये है कि वो एक ही फोल्डर के अंदर होगा जिससे जो है वो रिसीवर के लिए इजी रहेगा। तो हम डाटा को कंप्रेस करते हैं और डीकम्प्रेस करते हैं। लेटेस्ट वर्जन विंडो हैज दिस यूटिलिटी। तो फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल स्टूडेंट जितने भी जो अननेसेसरी और हार्मफुल डाटा होता है, जब एक यूजर जो है नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है तो इंटरनेट के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट का जितना भी जो डाटा है वो कंप्यूटर के एक फाइबर या एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, जो कि जितने भी जो आने वाली जो ट्रैफिक होती है इंटरनेट की उसको लुकअप कर रहा होता है। जितने भी अननेसेसरी हार्मफुल डाटा उसको वो ब्लॉक कर देगा और जो वायरस फ्री डाटा होगा उसको जो है वो पास आउट होने देगा। तो दो तरह के आपके पास फायरवॉल होते हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल होता है और एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। तो हार्डवेयर फायरवॉल devices work as gateways separate large network from small। तो जो गेटवेज होता है वहाँ पर हम फायरवॉल यूज करते हैं। वो हार्डवेयर फायरवॉल होता है जो कि बेसिकली एक नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो ट्रैफिक हो रही होती है उसको वो चेकअप कर रहा होता है। जो सेकंड है वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो फर्स्ट वन इज इंक्लूड इन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक इन विंडोज। विंडोज में ये इंक्लूड है आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब हम इसके जो है वो प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल देखेंगे, तब मैं आपको ये जो है वो बताऊंगा किस तरह से हम फायरवॉल जो है इसको एक्टिव करती हैं डीएक्टिव करती हैं इसमें। तो और थर्ड पार्टी फ्री फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो कि जैसे कि कॉमडोर है, ठीक है, प्रो फायरवॉल है, पीस ब्लॉक। तो ये कुछ थर्ड पार्टी फ्री फायरवॉल सॉफ्टवेयर मौजूद है जिनको आप यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेसिटी को एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए। फिर एक मेजर फीचर स्क्रीन सेवर है जो कि अपने सिस्टम को इनहेंस कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन आइडियल केस। अगर आप इसको स्क्रीन सेवियर को एक्टिव कर देते हैं तो आपने इससे देखा होगा कुछ टाइम डिले अगर आप करते हैं तो उस टाइम डिले पर कुछ सेल्फ पिक्चर्स हैं वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन आइडियल केस डिस्प्ले अ मूविंग इमेज कैन यूज सेल्फ पिक्चर एंड ग्राफिक फाइल्स। तो ये भी आपके जो है वो कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे होते हैं। तो तो स्टूडेंट अगर हम ओवरऑल देखें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्चुअली कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है यूजर हार्डवेयर को, ठीक है, थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आप कहें कि एक कंप्यूटर सिस्टम आपने बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो समझ लें कि आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो जब तक आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी, जबकि आपके पास मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम यहाँ पे आईफोन जो सिस्टम है वो आईएसओ इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक आप जो है वो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको मैनेज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने अंडरस्टैंड किया कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी टाइप कौन कौन सी हैं, ठीक है। और तो ये स्टूडेंट इन डेप्थ फिर आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो वर्किंग के जो है उसको स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब किसी भी प्रोग्राम को रन कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग को कैसे मैनेज कर रहा होता है। तो जॉब स्केजुलिंग के डिफरेंट जो आगे एल्गोरिथम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको वन बाय वन फिर आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे। तो आपने स्टूडेंट ये जो मेजर फंक्शंस हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग के मेजर जो टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस, जो प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो कमांड इंटरफेस,
इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें आज के लेक्चर के हवाले से। क्लियर है स्टूडेंट्स?